सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप लाइव क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लीड कोड की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। सर जैन, आप काइंडली कंफर्म कर लीजिए मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो आज हमने प्रॉब्लम नंबर 50 को सॉल्व करना है, जो बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। मतलब अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर की, उस पे इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है। हम आज एक मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 50, ये प्रॉब्लम नंबर 50 मीडियम लेवल का एक प्रॉब्लम है लीड कोड की। सो काइंडली कोई इसको रीड करना चाहेगा इस प्रॉब्लम को? ओके, मैं खुद कर लेता हूँ। इस प्रॉब्लम में हमें ये कहा गया है कि इम्प्लीमेंट पावर ऑफ एक्स इन विच कैलकुलेट एक्स राइज टू द पावर एन। एग्जांपल हमें दी गई है कि मतलब दैट इज एक्स की पावर एन। इस स्टेटमेंट में हमें ये दी, मतलब इस स्टेटमेंट में से मुराद ये है कि हमने एक ऐसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करनी है जिसके ज़रिए हम एक्स की द पावर एन की जो वैल्यू है वो क्या करें, कैलकुलेट करें। यानी एक्स की पावर जितनी जो भी होगी उसकी मैथमेटिकली वैल्यू जो होगी उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल 1 में अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू हमें 2 दी गई है, मैंने 2.00, और एन की वैल्यू हमें 10 दी गई है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमसे ये चाह रही है कि जो हम अपनी एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इन दोनों की जो मतलब वैल्यू आई एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1024 होनी चाहिए। फिर उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 को अगर हम देखें तो वही एक्स की वैल्यू दी है और एन की वैल्यू दी है। अगर हमें ये कहा गया है कि अगर हम इन दोनों की मतलब एक्स के पावर एन को निकालें, अगर एक्स की वैल्यू 2.1 हो और एन की वैल्यू 3 हो तो हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। एंड देन इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 दी गई है। कंस्ट्रेंट में नीचे हमें ये दिया गया है कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वो -100 से, यानी -100 से लेस देन नहीं होगी, और 100 से क्या होगी, ग्रेटर देन नहीं होगी। और इसी तरह दूसरी भी कंस्ट्रेंट हमारे पास एक दी गई है। फिर उसके बाद एन, मतलब जो एन की वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, और एक्स जो हमारे पास होगी वो जीरो, यानी जीरो से कम भी हो सकती है या जीरो की से ग्रेटर देन भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, वो जीरो से कम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में किसी को कोई समझ ना आई हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, या अभी तक जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया उसकी समझ आई हो तो वो ऐड कर दे कि मतलब क्या हमें गिवन है और हमसे डिमांड क्या की गई है। जी सर, बेसिकली तो हमने पावर फाइंड करनी है ना। हमें इंटीजर भी दे दिया जाएगा और उसकी पावर भी दे दी जाएगी, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। एग्जैक्टली मैम, हमने वही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आप या कोई और मुझे ये बता सकता है कि हम इसके लिए कौन किस अप्रोच को या किस तरह हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर एक सिंपल फार्मूला तो मेरे दिन में यही है, एक्स स्टैरिक स्टैरिक, जो उसकी पावर है 10 है या 3 है या -2 है वो लगा दें। और ये तो ब्रूट फोर्स में आ जाता है, सिंपल मैथ कैलकुलेशन। एग्जैक्टली वही, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी इसको सिंपली नहीं करी, मतलब हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये भी आ सकता है कि माइनस में भी वैल्यू आ सकती है पावर की, या जीरो भी आ सकती है। तो हमने वो डायरेक्टली वो अप्रोच नहीं मतलब अप्लाई करनी है कि हम ये कहें कि डायरेक्टली वही फार्मूला पुट कर लेने, एक्स के पावर एन लगा दे, और आउटपुट में जो उसकी आए उसको हम क्या करें, स्टोर रिटर्न कर दे। टू टाइप ऑफ अप्रोचेस हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी पहली अप्रोच जो हमारे पास आती है वो हम नेवी अप्रोच करते हैं। यानी जितनी भी हमारे पास एक्स है और एन है तो हम एक्स को मल्टीप्लाई करें कितनी टाइम, जितनी टाइम हमारे पास एन है। यानी अगर हम पहली टाइम करें तो टू हमारे पास एक्स है और एन हमारे पास क्या है, 10 है। तो हम टू को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमारी जो आउटपुट होगी वो आ जाएगी। यानी हम पहली टाइम टू को मल्टीप्लाई करते हैं टू के साथ तो हमारे पास क्या आती है, 4 आती है। फिर उसके बाद अगर हम वही 4 को दोबारा टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी,
8 आएगी। फिर वही 8 को हम दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 को अगेन 2 के साथ 32, एंड 32 को अगेन हम अगर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 के साथ 64, 64 अगेन 2, 128, 120 एंड अगेन 2। तो फिर हमारे पास क्या आती है 256 एंड 256 अगेन अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 516, और अगर 512 को अगेन हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी 124 आ जाएगी, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम है। यानी अगर हम इस नेवी अप्रोच को अप्लाई करें तो हम अपने एक्सपेक्टेड आउटकम की तरफ जा सकते हैं। यानी जितना हमारे पास x होगा और जितनी टाइम n होगी हम उतनी टाइम ही x को वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम आ जाएगी। लेकिन इस अप्रोच में हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि एन टाइम हमारे पास हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, और वो जितनी एन की वैल्यू होगी वो उतनी बार चलेगी, और वैल्यू एक एक कैलकुलेट करेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा और जो प्रोडक्ट आएगी, एंड देन सो ऑन। तो हमारे पास ये जो नेवी अप्रोच है इसके ज़रिए तो हम अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास मसला ये आएगा कि हम हमारी जो टाइम या स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में टाइम भी ज़्यादा लेगा, और इसके अलावा हमारे पास जो सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। यस सर, आपकी आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सेशन टाइम आउट आया था, मुझे लगा कि सेशन टाइम आउट हो गया। ओके, तो इसके साथ अगर हम इसने भी अप्रोच को अप्लाई करें तो क्या होगा कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन की टाइम होगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो दोनों क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसको कम करने के लिए हमें अपनी तरफ से मतलब उस चीज़ को कम करने के लिए हम किसी ऐसे अप्रोच को अप्लाई करेंगे जिसकी स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच से क्या हो, कम हो। तो उस अप्रोच को अगर हम उस अप्रोच को अप्लाई करें तो उस अप्रोच को हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कहते हैं। उस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम एक जो हमारे पास n की जो वैल्यू होती है उसको हम 2 पे मल्टी क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो एन की जो वैल्यू होती है अगर हम उसको डिवाइड करें 2 के साथ और वो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इवन आए, यानी उसकी इवन आए, तो हम रिटर्न क्या करते हैं कि जो वैल्यू आई थी उसको दोबारा उसी वैल्यू के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ अगर जो हम जो एन की वैल्यू हमारे पास होती है उसको हम 2 से डिवाइड करें और उसकी वैल्यू 8 के बराबर आए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक्स की जो वैल्यू होती है उसको 2 टाइम हाफ जो हमारे पास वैल्यू आती है उसके साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस अप्रोच को हम फिर क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। अभी सिर्फ ये एक बेसिक फार्मूला था कि इस डिवाइड एंड कॉन्कर जो हमारे पास कंसेप्ट होती है उसमें हम करते क्या है। अब जब हम इस पे एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे नहीं तो फिर इंशाल्लाह हमें और इससे ज़्यादा समझ आएगी कि हम कैसे अपनी स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ तक है कि किसी को कोई समझ ना आया हो या कोई कुछ ऐड करना चाहता हो। सर मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अगर आप एग्जाम्पल उसके सामने रख दें, कोड के सामने, तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, मैं रख देता हूँ। अब हम राइट रन करते हैं उसी एग्जाम्पल को। पहली अप्रोच हमने क्या की, नेवी अप्रोच अप्लाई की, और उसके बाद हम दूसरी अप्रोच जो है जिसको हम नाम कर देते हैं उस क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कन्कर। पहली अप्रोच में हमने क्या किया कि हमारे पास जो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और एन की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम अगर नेवी अप्रोच को अप्लाई करें तो हम कितनी 10 टाइम्स अपनी 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब ही हम अपनी एक्सपेक्टेड जो आउटपुट होती है उसकी तरफ क्या करेंगे, मतलब उसकी तरफ चले जाएंगे। जैसे मैंने कही कि पहले नंबर पे मतलब 2 आएगा, तो 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हमारे पास आउटपुट में क्या आई, 4 आई। अगेन हम सेकंड टाइम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमने 4 को अगेन 2 टाइम मल्टीप्लाई की तो 8 आया। फिर हम 8 ने दोबारा 2 को मल्टीप्लाई किया, 16 आया। फिर 16 को हमने दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 32 आया। यानी 10 टाइम हम आउटपुट में जो वैल्यूज आती है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। तो जब हम 10 टाइम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी,
आ जाएगी एक्सपेक्टेड आउटपुट। लेकिन इस अप्रोच को तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे पास टाइम कंज्यूम भी इसमें ज़्यादा होगा, स्पेस भी इसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हमने इस अप्रोच के बजाय एक दूसरा अप्रोच है हमारे पास, जो हमारे पास स्पेस और टाइम दोनों की कम्प्लेक्सिटी को क्या करेगी, कम करेगी। उस अप्रोच को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उस अप्रोच को फिर हमने क्या नाम दिया, डिवाइड एंड कॉन्कर का नाम दिया। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हमारे पास जो n की जो वैल्यू होती है, जो n की वैल्यू हमें दी गई होती है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, और उसका जो आउटपुट आता है उसको हम एक वेरिएबल में या एक चीज में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर वो आउटपुट जो हमारे पास आती है, यानी जो हम n की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते हैं, और वो आउटपुट जो आती है अगर वो इवन हो, यानी 2 4 6 8, अगर वो इवन हो तो हम क्या करते हैं, रिटर्न में हम ये लिख देते हैं कि आप क्या कर लो, उस आउटपुट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। यानी अगर 2 आए तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, या अगर 4 आए तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। अदरवाइज अगर हम n को 2 पे डिवाइड करें और हमारे पास आउटपुट जो आती है वो हमारे पास क्या है, ऑड आए, तो हमने क्या किया कि उस आउट को तो पहले हमने एक, उसी आउटपुट को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, और जब हमने उस वेरिएबल को स्टोर किया तो फिर हमने क्या किया कि 2 टाइम्स वो आउटपुट मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो जो x की वैल्यू होगी। यानी अगर हम एग्जाम्पल की तरफ जाए, वही एग्जाम्पल पहले हमारे पास क्या है, हमें क्या दी गई है, 2 की पावर 10 दी गई है, यानी x की वैल्यू क्या है, 2 है, और n की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो हमारे पास 10 की जो वैल्यू, n की जो वैल्यू थी यानी 10, पहले पहले स्टेप में हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी वो n क्या थी, 2 थी, तो हमने क्या 10 थी, तो हमने क्या किया, 10 को 2 के साथ क्या किया, डिवाइड किया, उसके हमारे पास वैल्यू क्या आई, 5 आई। अब अगेन हम इसी 5 को क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 5 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2.5 आया, तो लेकिन 2.5 हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू है, हमें ये है कि n की वैल्यू लाजमी तौर पर इंटीजर होगी, तो हमने उसको बैक साइड पे बैक क्या किया, वैल्यू को रिवर्स की, तो हमारे पास 2.5 की जगह हमने क्या लिखा, 2 लिखा। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 2 है, अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो जब हमने अगेन 2 को 2 पे क्या डिवाइड किया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 आई। फिर अगेन हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 0.5 आएगी, तो उसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब हमें ये बात मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक कि जिस वैल्यू की पावर 0 आए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वैल्यू ओवरऑल किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या हुई, 1 हुई। अब हमने जो यहाँ तक तो हमने अपनी डिवाइड को के रूल को क्या कर दिया कि हमने अपनी n के वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करता गया, कब तक किया, जब तक हमारे पास पावर 0 के बराबर नहीं हुई, तब तक हमने अपने पावर को क्या किया, रिड्यूस किया। जब पावर 0 के बराबर हुई तो हमने उस वैल्यू की जगह क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब अगेन हम अपनी आउटपुट की तरफ जाएंगे, और आउटपुट की तरफ जाने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो बॉटम होगी वहां से लेके टॉप की तरफ जाएंगे। और जब बॉटम होगी वहां से टॉप की तरफ जाएंगे, तो जो वेरिएबल हमने ली थी उसमें हमने अभी क्या अपनी, यानी यहाँ पे ये जो फार्मूला हमने लिखा था उस वेरिएबल में, यानी एक्स के वेरिएबल में इधर हम क्या लिखेंगे, 1 को पुट कर लेंगे पहले इनिशियल स्टेप में। जब पहले 1 पुट हुई फिर उसके बाद क्या आया, एन की वैल्यू क्या थी, हाफ, यानी एन की वैल्यू क्या थी, 1 थी। 1 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास वो पहली एन की वैल्यू क्या थी, 1 थी। जब हमने एन को लेकिन एन 1 क्या है, ऑड है, तो हमने क्या किया कि कौन सी वाली फंक्शन कॉल होगी, ये वाली फंक्शन कॉल होगी, यानी 1 ऑड है तो एक्स की जगह 2 लिख लेंगे हम, और हाफ की जगह जो हमारे पास एन की वैल्यू आई थी वो 1 आएगी, और अगेन हाफ की जगह 1 आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास जो फर्स्ट इटरेशन होगी उसमें हाफ की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हाफ की वैल्यू क्या है, 2 है। जब दूसरी बार एन की वैल्यू हमारे पास अब हाफ यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास 2 है, यानी वैल्यू क्या है, E1 है, तो हम ये वाला फंक्शन क्या कर लेगा, रन हो जाएगा। अब ये वाला फंक्शन जब रन होगा तो 2 हाफ की वैल्यू क्या थी, यानी n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 के साथ, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो वो चलेगा तो हमारे पास n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी।
क्योंकि 2 तो हो गई, अब n की वैल्यू क्या होगी, 5 बन जाएगी। अब अगर हम देखें कि 5 किसके बराबर है, 5 बराबर है ऑड, यानी 5 ऑड नंबर है, तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जब ये वाला फंक्शन, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगी, चलेगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू वही 2 है, और हाफ में हमारे पास क्या स्टोर था, 4 था। फिर हमारे पास अगेन, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 आ जाएगी, और जब 16 को हम दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 32 बन जाएगी। अब हमारे पास हाफ के क्या स्टोर हो जाएगा, जो वेरिएबल हमने ली थी उसमें हमारे पास 32 स्टोर हो जाएगा। और जो लास्ट टिप थी यानी 10 वाली, अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 हो गई, n की वैल्यू 10 के बराबर है। तो जब n की वैल्यू 10 के बराबर है, यानी ये क्या है, n की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट कॉल होगी, जो इवन वाली स्टेटमेंट होगी, क्योंकि 10 ऑड नंबर नहीं है, इवन वैल्यू है। तो हाफ में क्या स्टोर था, 32 स्टोर था। तो जब 32 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटकम थी, यानी 10 24, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम और जो आउटकम यहाँ पे निकल आई है वो दोनों क्या है, मैच है, यानी हम अपनी टारगेट की तरफ पहुंच चुके हैं। जी, यहाँ तक क्वेश्चन के पहले एग्जांपल का ड्राई रन कंप्लीट हुआ। अब अगर किसी को कोई समझ ना आया हो या कोई कुछ पूछना चाहता हो तो काइंडली पूछ सकता है। ये सबको क्लियर है क्वेश्चन की ड्राई रन? जी सर। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके सर, वो तो मैंने ऑफ कर दिया, बट मैं भी ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी को कोई समझ ना आया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली पूछ सकता है। देन हम इसके बाद इसकी एग्जाम्पल के कोड की तरफ जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन का जो कोड होगा उसको हम देखेंगे। बट पहले ड्राई रन को समझना लाजमी है, तभी हमें कोड समझ आएगा। सर इसमें हमारे पास जो एन दिया होगा, हमें उसको डिवाइड बाय टू करते करते जाना, तब तब तक करना है जब तक हमारे पास जो हमारा रिमाइंडर है वो वन नहीं आ जाता। नहीं सर, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट्स मीन्स कि हमारे पास जो डिवीजन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 1 हमने क्यों लिया, कि जो वैल्यू, कि जिस वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो उस वैल्यू को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो उस कि जब 0 की तक रिमाइंडर आ गया तो उसके जगह पे हमने क्या कर दिया, 1 को पुट कर दिया। जब 1 आया तो इट्स मीन हमारे पास डिवीजन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमने बैक दोबारा टॉप फ्रॉम और बॉटम टू टॉप की तरफ जाना है, अपनी एग्जैक्ट जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था ऑड और इवन वाला, उसको इस्तेमाल करते हुए। जी मोइज हसन सर, क्लियर हो गई आपको मेरी बात? सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आई। मैंने ये कहा कि सबसे पहले हमने क्या किया, कि जो हमारे पास n की वैल्यूज थी उसको हमने 2 पे क्या किया, डिवाइड किया। पहले हमने, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर दोबारा कर देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, कि जो हमारे पास n की जो वैल्यू थी वो 10 के बराबर थी,
उसको हमने 2 से डिवाइड किया। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5। फिर इस 5 यानी n की वैल्यू अब क्या हो गई 5 हो गई। अब हम इस 5 की वैल्यू को अगेन किस पे डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5। बट हमें ये है क्वेश्चन में दी गई है कि हमारा जो n होगा वो इंटीजर होगा, तो हमने 2.5 की जगह क्या लिखा 2 लिखा। तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या बनी 2 बनी। अब इसके बाद हमने इस 2 को 2 पे डिवाइड करना है। जब हमने 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ गया 1 आ गया। अब हमने इस 1 को 2 पे डिवाइड करना है। तो जब हमने 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आता है। तो हमने वही अब बात की है, हमने वैल्यूज को इंटीजर लेनी है। तो 0.5 की जगह हमारे पास n की वैल्यू क्या बनी 0 बनी। तो 2 यानी 2 की पावर 0, n की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू थी और n की वैल्यू हमारे पास लास्ट क्या आई 0 आई। तो जब 2 की द पावर 0 आ गई तो हम इसने इसके जगह क्या लिखा 1 लिखा, क्योंकि मैथमेटिकली जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 आती है तो हम उसको क्या लिखते हैं 1 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आई हमारे पास क्या आ गई 1 आई। तो यहाँ तक हमारे डिवीजन कंप्लीट हुआ। जी सर अब यस। क्लियर। यस सर। सर ओके। जो पहले वाली अप्रोच थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम सीक्वेंसली ना उसको डिवाइड नहीं कर रहे थे, हम एज इट इज उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, ठीक है। वो जो भी आंसर आता था उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एक n दिया गया है ना उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। फिर उसको जो है हमारा हमारा जो गिवन नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर। एग्जैक्टली सर वही गिवन मींस एक्स की जो वैल्यू होती है वो तो कांस्टेंट रहेगी। वो तो हमने हर जिस तरह अगर पहली अप्रोच थी तो उसमें भी एक्स की वैल्यू क्या थी कांस्टेंट थी। अगर 2 एक्स की वैल्यू 2 थी तो वही कांस्टेंट थी। इस तरह दूसरी अप्रोच में भी एक्स की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट ही होगी। हमने जो एन की वैल्यू है पहले उसको रिड्यूस करना है 0 तक। तो हमने क्या किया डिवाइड एंड कंकर यानी मींस पहले डिवीजन और फिर कंकर यानी जो दूसरा फार्मूला होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमने n की वैल्यू को 2 पे डिवाइड किया उससे 5 आया, फिर n की वैल्यू 5 बनी। तो फिर हमने दोबारा 5 को 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया। कब तक किया जब तक हमारे पास पावर 0 के बराबर ना आई। और जब 0 के बराबर आई तो हमने उसके ओवरऑल जो वैल्यूज थी उसकी जगह क्या लिखा 1 लिखा। तो हमारे पास डिवीजन कंप्लीट हुई। अब पहले स्टेप में पहले अप्रोच में तो हम 10 टाइम्स यानी हर टाइम जो आउटपुट आती थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे एन की जो वैल्यू होती थी। लेकिन इसमें हमने डिवीजन परफॉर्म की। जी और कोई कुछ पूछना चाहेगा। फिर जब n की वैल्यू हमारे पास जो लास्ट में जो वैल्यू आई यानी 1 आई, उसको हमने क्या किया एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर हमने ये फार्मूला लगाया कि अगर उस वेरिएबल में जो स्टोर है वो इवन है तो आप क्या कर दो उस ही वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अगर वो ऑड है तो आप क्या कर लो कि x की जो वैल्यू है उसको 2 टाइम जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको पहले 2 टाइम में मल्टीप्लाई करो और फिर जो x की जो वैल्यू है यानी 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास लास्ट में एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या थी 1 थी। जो हमारे पास जब डिवीजन कंप्लीट हुई तो n की वैल्यू क्या आई 1 आई। तो हमने क्या किया 1 ऑड है तो ये वाला फार्मूला एग्जीक्यूट होगा x मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये हाफ असल में वो वेरिएबल है जिसमें लास्ट वैल्यू स्टोर है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 आया और उसको हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 2 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 2 आई। फिर उसके बाद हमारे पास हाफ की वैल्यू अब क्या बनी 2 बनी। फिर हमने क्या किया कि जो वैल्यू थी वो 2 थी तो हमने क्या किया यानी ये इवन है 2 इवन है तो हमने हाफ को दोबारा मल्टीप्लाई किया हाफ के साथ तो 4 आया। अब हमने क्या किया कि हमारे पास तीसरी जो वैल्यू थी वो 5 यानी ऑड है। तो हमने अब कौन सा वाला फार्मूला एग्जीक्यूट होगा x मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो हाफ में हमारे पास क्या स्टोर था 4 स्टोर था। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आया और 16 को हमने x की वैल्यू के साथ ये 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आया। जब लास्ट में हम आए टॉप पे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या थी 10 थी। 10 क्या है इवन है तो हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ वाला फार्मूला एग्जीक्यूट हुआ। और हाफ में क्या स्टोर था 32 यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 32 से क्या वैल्यू आई 1024। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या थी 1024 थी।
सबको क्लियर है क्वेश्चन की डायग्राम? थैंक यू। सो अब हम हमने जो स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म की, बट जी यहाँ सर। पे जो अगर, ओके ओके मैम थैंक यू। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, उसको भी पहले क्लियर करते हैं, फिर मूव करते हैं कहाँ पे, कोड की तरफ। ये जो सेकंड नंबर एग्जांपल है, ये टू सेम फर्स्ट नंबर एग्जांपल की ही तरह है कि हमें x के एक वैल्यू दी है और n के वैल्यू दी है। हमने पहले वही दोनों पहले डिवीजन कर दिया है तब तक जब तक जो हमारे पास जीरो ना आ जाए, और फिर हमने जब जीरो आ जाए तो उसके बाद हमने दोबारा बॉटम टू टॉप जाना है। बट जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, उसमें हमारे पास जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जो x की पावर n, इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल हम कैसे लेते हैं कि जो x की पावर n आती है उसको हम 1 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो हम जैसे ही हम उसको 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कहाँ में शिफ्ट हो जाती है, पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाती है, और हमारे पास नेगेटिव से वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास 2.0 थी और n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 थी। हमने 2 की पावर -2 को 1 पे डिवाइड किया, तो जब हमने इसको 1 पे डिवाइड किया तो वो जो -2 माइनस था, तो वो जब नीचे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 के पावर 2 हो गई। फिर उसके बाद 1 अपनी जगह और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 आया, और 1/4 को हमने जब 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गई, 0.25 आई। तो ये हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हम अगर इस क्वेश्चन की कोड की तरफ जाए, सबसे पहले हमारे पास वही जो एक फंक्शन बना माई पावर के नाम से, जो हमें दिया था कि आपने क्या करना है कि पावर का एक फंक्शन बनाना है। उसने वही सेल्फ एक ऑब्जेक्ट ली, और x प्लॉट भी हो सकता है और n इंटीजर भी हो सकता है। पहले स्टेट में हमने क्या लिखी कि स्टार्ट में ही अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 हो तो हमने क्या करना है, रिटर्न करना है n को, क्योंकि हमने जब डिवीजन करनी थी तो हमने सबसे पहले n की वैल्यू को 0 के बराबर करना था और फिर उसी की जगह 1 को पुट करना था। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन की एग्जांपल या क्वेश्चंस में गिवन ही हमारे पास क्या हो, n की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया कि अगर n की वैल्यू 0 के बराबर हो तो आप क्या कर दो, 1 को रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद अगर एन की जो वैल्यू थी वो 0 के माइनस में आए यानी निगेटिव में आए, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या लिखा कि एफ की स्टेटमेंट लिखी कि अगर एफ हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो 0 से लेस देन हो, तो आप उसी एक्स को क्या कर दो, एक्स को डिवाइड कर दो वन वन एक्स को डिवाइड कर दो 1 पे, और हमारे पास जो एन थी उसको क्या कर दो, -n, यानी -n जो n -n की जो वैल्यू थी उसको पॉजिटिव कर दो, n कर दो। फिर उसके बाद हमने हाफ का एक वेरिएबल लिया और उसको सेल्फ की ऑब्जेक्ट की मदद से दोबारा वही फंक्शन कॉल की, और उसमें x की पैरामीटर एंड देन n/2, यानी n जो थी उसको हमने क्या किया, 2 पे डिवाइड किया। जो हमने पहले डिवीजन करनी थी वो यहाँ पे अब क्या होगी, परफॉर्म होगी। यानी n हमारे पास 2 पे डिवाइड होगा, तब तक डिवाइड होगा जब तक हमारे पास डिटरमिनेंट में क्या ना आए, 0 ना आए। फिर जब हमारे पास ये वाली फंक्शन परफॉर्म हो जाएगी, यानी n डिवाइड हो जाएगा 2 पे, और हमारे पास उसकी लास्ट पे 0 आ जाएगी, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने ये कहा कि अगर हमारे पास जो n की जो वैल्यू है वो
उसकी जो वो इवन है, तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, यानी ये जो वैल्यू स्टोर थी हाफ की वेरिएबल में उसको मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, उस ही की वैल्यू के साथ, अगर n की वैल्यू इवन के बराबर हो। अदरवाइज आप क्या कर दो, x को मल्टीप्लाई कर दो हाफ मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई के साथ। तो वही पहले हमने डिवीजन परफॉर्म की यहाँ पे, और फिर हमने क्या किया, वही बॉटम टू टॉप गई और हमने कंडीशन चेक की कि अगर वैल्यू जीरो की इवन हो तो आप हाफ, हाफ में जो वैल्यू स्टोर है उसको मल्टीप्लाई करो हाफ के साथ, और अगर वैल्यू ऑड हो तो आप पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन्हें हाफ को मल्टीप्लाई करो हाफ के साथ, और फिर क्या कर दो, एक्स के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारे पास पूरी इसी क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन में पहले अगर हमने क्या किया कि अगर एन की वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो, यानी गिवन वैल्यू ही जीरो हो, तो फिर डायरेक्टली वन रिटर्न कर दो। अगर एन की पावर जो हमारे पास माइनस में हो या नेगेटिव हो, तो आप उसका रेसिप्रोकल पहले फाइंड आउट कर लो। और फिर हमने क्या किया कि सिर्फ के ऑब्जेक्ट से उसी फंक्शन को कॉल की, और पहले उस पर डिवीजन परफॉर्म की, यानी एन की जो भी वैल्यूज थी उसको टू के साथ डिवाइड किया, और फिर उसी के आउटपुट को हाफ के एक वेरिएबल में क्या की, स्टोर की। फिर हमने क्या लिखा, स्टेटिक एफ की स्टेटिक कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो इवन हो, यानी तो आप हाफ को, हाफ में जो वैल्यू स्टोर है उसको मल्टीप्लाई करो उसी वैल्यू के साथ, अदरवाइज अगर वो ऑड हो तो पहले उनको उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर एक्स के साथ दोबारा उसका जो रिजल्ट आए उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो। जी किसी को कुछ अगर समझ ना आया हो कोर्स से रिलेटेड या ओवरऑल क्वेश्चन से सर रिलेटेड। ये सर ये हाफ वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, ये हमने क्या किया, जो फंक्शन हमने ऊपर बनाई थी, अब इसमें ये हो सकता है कि जो आप ऑब्जेक्ट हमने उस फंक्शन से बनाई थी, यानी माई पाव के नाम से हमने एक फंक्शन बनाई, उसे हमने पहले क्या किया, सेल्फ के ऑब्जेक्ट बनाई। अब उस ही के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, उस ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इस फिनोमिना को, यानी या इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। कि जब हम एक अपनी ही फंक्शन के ऑब्जेक्ट को दोबारा उस ही फंक्शन को कॉल करें तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकर्जन कहेंगे, और उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। तो हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया, एक्स की वैल्यू एज अ पैरामीटर पास की और एन की भी वैल्यू पैरामीटर पास की, लेकिन उसे ये कहा कि एन की जो भी वैल्यू है आप उसको टू के साथ क्या करो, डिवाइड करो। तो जब वो टू के साथ डिवाइड होगा कब तक होगा, जब तक उसकी डिटर्मिनेंट में जीरो ना आ जाए, तो तब तक ये हमारे पास ये वाली फंक्शन क्या होगी, कॉल होगी। और जब वो जीरो के बराबर आए तो हमारे पास वही वैल्यू नहीं, वन टाइम जब वो एक्स को एन पे डिवाइड, एन को टू पे डिवाइड करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या करेगा, हाफ में स्टोर करेगा। फिर उस ही हाफ में जो वैल्यू स्टोर होगी उसी के नीचे हमने क्या की, कंडीशन लगाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की से हमें क्या हुई, एक तो हमारा जो डिवाइड एंड कंकर वाली मेथड थी वो भी हमारे उसकी से भी रिलेटेड हमारी कंसेप्ट क्लियर हुई, और दूसरा ये कि हमारे पास रिकर्जन क्या होती है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होती है, वो फंक्शन वो कंसेप्ट भी हमारी क्लियर हुई। कि रिकर्जन हम उस फिनोमेना को कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट बने और एक फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट बने, और उस ही ऑब्जेक्ट की मदद से हम दोबारा उस फंक्शन, उस ही के फंक्शन को कॉल करें जिस आपको फंक्शन से वो ऑब्जेक्ट बनी थी। तो उस फिनोमेना को हम रिकर्जन कहते हैं, और उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। यानी हमारे पास अब जो माइफाओ जो फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन है। क्यों, क्योंकि उसे एक ऑब्जेक्ट बनी सेल्फ के नाम से, और फिर हमने दोबारा उस ही ऑब्जेक्ट की मदद से दोबारा उस ही फंक्शन को कॉल किया। तो वाई हम उसे क्या कहते हैं कि ये रिकर्सिव फंक्शन है। सर आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझाया है, एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, चूंकि रमज़ान है एंड सर इज स्पीकिंग फॉर अराउंड 40 मिनट्स। सो नाउ आई वांट कि आप में से कोई पार्टिसिपेंट अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चन पूछ ले, और अदरवाइज जिसको सारा क्वेश्चन लगता है थोड़ा बहुत भी अगर क्लियर हुआ तो क्या कोई पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन को एक गो थ्रू करना चाहेगा, यानी कि एक लिहाज से फ्यू मिनट्स में अपनी लर्निंग को समराइज करना चाहेगा। थैंक मैम यू मैं सो ट्राई मच। करना चाहूँगा। जी जी सर, कर लीजिए। सर हम बेसिकली हमें एक एक्स वैल्यू गिवन है और एक हमारे पास एन एन वैल्यू जो है वो गिवन है। ठीक है। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है कि टू टू द पावर एन जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है। अब हम इसको
दूसरे भी जो ये क्लासिक हमारे पास मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो एक नाइव मेथड है, उससे हम नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या, हम किस तरह सोल्व करेंगे कि जिस तरह हम कोड में देख लेते हैं कि लाइन नंबर 4 पे क्या है कि हमने देखना है कि अगर जो हमारा n है, एन मीन की जो पावर है वो इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जो भी हम एक्स रेज टू पावर 0, अगर कोई भी जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जो है तो पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होती है, तो वो सिंपली 1 रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा पोर्शन है कि अगर व्हाट इफ के हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आ जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक्स है, जो हमारा एक्स होगा, उसको हम अगेन जो है उसको हम असाइन करेंगे 1/x, 1/x, यानी कि 1 से उसको डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एन को साइन नेगेटिव एन एन कर देंगे साइन। और इधर हमारे पास हाफ हाफ में लाइन 13 में हमारे पास एक हाफ हमारे पास वेरिएबल है, तो हमने एक एक रिकर्सिव एक हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है, वो साइन किया हुआ है। वो बेसिकली कर क्या रहा है कि हमारे पास एक्स ले रहा है और उसके बाद एन जो हमारी पावर है उसको 2 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है। और ये ये मल्टीपल टाइम जो फंक्शन है ये रिपीट होगा, इसलिए हम इसको रिकर्सिव फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा, उसमें हमने क्या किया हुआ है कि अगर हमारे पास जो n है पावर हमारी, उसको हम जब डिवाइड करते हैं 2 के साथ, और हमारे पास जीरो आ जाता है, हमारा जो जो आंसर है हमारा 0 आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेंगे, जो हमारा लाइन 13 पे हमें आंसर मिला है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता, सपोज करें कि हमारे पास 1 आ जाता है, तो क्या करेंगे कि एक्स जो हमारा वेरिएबल गिवन हमें वैल्यू है उसको हम 2 टाइम जो है हाफ से वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मल्टीपल टाइम जो है ये फिनोमेना रिपीट होगा। दैट्स इट सर, यही था। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वही यही था बस। थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, या अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो ओवरऑल द क्वेश्चन के स्टेटमेंट से लेके फिर ड्राई रन, फिर एग्जाम्पल एंड देन फिर कोड से, किसी को भी कुछ समझ ना आया हो, या अगर कोई ये कहे कि सर दोबारा अगेन एक बार गो थ्रू कर ले, तो मैं वो भी कर दूंगी। अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो काइंडली आप कर सकते हैं। देखिए सर, ये पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सेशंस का पर्पस यही है कि हम सब पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। इससे हमारी लर्निंग इम्प्रूव हो रही होती है, ठीक है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी इन सेशंस का फ़ायदा उठाना है ना प्रॉपर, तो इनमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। सर मेरा ना एक जनरल क्वेश्चन है, सेशन से थोड़ा सेपरेट, तो वो क्वेश्चन में कर लूँ। जी सर, श्योर। मेरा ना ये जो हमारा कंपटीशन है कोडिंग, अभी ये कैलको का भी आ रहा है, तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, तो जो कैलिको का कंपटीशन है, मतलब आ ही रहा है, और साथ में कोडिन प्लेस स्टैनफोर्ड वाला भी आ रहा है वेरी सून।
और आफ्टर दैट हार्वर्ड वाला भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, अगर किसी को कुछ नहीं भी आता फिर भी जाएं, पार्टिसिपेट करें, कुछ भी चाहे काम ना हो पाए लेकिन हम सीख के तो आएंगे ना। जिस तरह कैलिको वाला कंपटीशन है, ठीक है, मतलब सर ने इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यही है कि जब ये स्टार्ट होगा बिफोर दैट कुछ वर्कशॉप्स होंगी ट्रेनिंग वाली। तो उसके अंदर सारा एक गो थ्रू किया जाएगा, मतलब स्टार्ट करने से लेकर एंड तक का जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान किसी का कोई भी सवाल होता है, कोई डाउट होता है, तो स्टैक के अंदर प्रॉपर चैनल्स बने हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और रहेगी बात कैलिको की, उसका जो प्रोसेस है वो यही है कि आपको रजिस्टर करना होता है, टीम बनानी होती है, और कंपटीशन के टाइम पे जाकर वहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। तो और जो रहेगी बात प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स मीडियम टू समहाउ हार्ड लेवल की होती हैं, बट मीडियम लेवल की होती हैं, जो कि हाई स्कूल के बच्चे, यानी कि उनका ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब वो इजीली वो सोल्व कर पाएं, ठीक है, मतलब वहाँ उस उन प्रॉब्लम से कुछ सीख पाएं, सही है। सो चाहे जिसके लीड कोड 200 नहीं भी हुए, लीड कोड बिल्कुल बेसिक लेवल का है, सिर्फ पाइथन आती है, तो भी जाना चाहिए, सही है। और नई प्रॉब्लम्स आती तो चैट जीपीटी से सीखने तो चाहिए ना, मतलब इस प्रॉब्लम का क्या पर्पस, क्या इसमें करना है, ठीक है, मतलब इस तरह। और टीम्स में आपस में पार्टिसिपेट करने का ये पर्पस है कि हम एक दूसरे से हेल्प लें, ठीक है, मतलब समझे, कोई अगर किसी को कुछ आ रहा है तो वो दूसरे से दूसरे को समझा सकता है, तो यानी कि ओवरऑल इट्स अ ग्रुप लर्निंग, इसका इससे फायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जफर इसलिए बच्चों को रेकमेंड कर रहे होते हैं कि कंपटीशंस में जाएं, क्योंकि इससे हमारी सीवी अपलिफ्ट होती है, यानी कि हमारी सीवी में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप सब ज़रूर जाएं, ठीक है, मुझे भी जाना है और आप सब भी इंशाल्लाह ज़रूर जा रहे हैं। तो बाकी जो भी कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछा करें स्लैक के अंदर। मैम आपने ये पहले पार्टिसिपेट किया है, अगर आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप शेयर। हाँ, मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उससे पहले ये था कि जो ये ट्रेनिंग सेशंस हुए थे मैंने वो सारे लिए थे, और आई गेस एक दो सेशन में प्रेजेंट भी किया था। तो अच्छा रहा था एक्सपीरियंस, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल हाई लेवल का भी नहीं थे, मीडियम लेवल के थे, ठीक है। स्टार्ट वाला जो पहले वाला होता है वो तो इजी होता है। और बाकी ज़्यादा सब कुछ यही है कि मतलब कि ना, मतलब हमें पार्टिसिपेट करना है इसमें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेते हैं, एक वीक का। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि मतलब आप ना जल्दी टीम ढूंढें और साथ में रजिस्टर कर दें, ठीक है। तो इट टेक्स अराउंड 1 वीक और समहाउ लास्ट टाइम तो 2 2 वीक्स, तो मतलब ये होता है। सर आप इसके बारे में और क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब इस कंपटीशन में क्या चीज़ आप चाह रहे हैं कि मुझे पता होनी चाहिए। मैम बेसिकली ना इसी में ही थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि बंदा कहता है कि हमने लीड कोड वगैरह किया हुआ है, पर जो उधर क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और जिस तरह टीम्स में टीम सेलेक्ट करना, और ये थोड़ा सा टीडियस सा हो जाता है प्रोसेस। अच्छा अच्छा, तो सर इसके लिए ये है कि आप अपने सर्कल में किसी को ढूंढ लें, अगर वहां से नहीं मिल रहा तो स्लैक के अंदर चैनल में मैसेज, किसी भी ये जो है कंपटीशंस का एक चैनल बना हुआ है, हैकाथॉन्स वाला चैनल बना हुआ है, वहां पे मैसेज कर दे कि मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ। और अपना एक दो लाइंस में इंट्रो दे दें कि मैं चाहे इंट्रो ना भी दें, जैसे जैसे ठीक लगे, बट अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप 2 लाइन 2 3 लाइंस का इंट्रो दे दें। उसके अंदर बता दें कि आई एम स्टूडेंट और ये मेरा है प्रोफाइल वगैरह, अगर चाहें तो मेंशन कर दें, और बोलें कि आई एम लुकिंग फॉर टीम फॉर कैलिको कोडिंग कंपटीशन। सो आपको मल्टीपल पार्टिसिपेंट ज्वाइन डीएम कर दें कि वी आर लुकिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स फॉर टीम, सो इस तरह करके आपको टीम मिल जाती है इजीली। और रहेगी बात क्वेश्चंस की, तो वो हाँ वो स्टोरी टेलिंग टाइप के, स्टोरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह होता है ये कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर यही इनका होता है तरीका, कि उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं।
थैंक यू। पेशेंट के लिए टीम का होना लाजमी है, सोलो हम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। हाँ, उनकी वेबसाइट के अंदर मेंशन है कि आप सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज अ टीम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जफर मोस्टली यही रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इट्स अ गुड प्रैक्टिस इफ वी पार्टिसिपेट इन अ टीम, बिकॉज इससे हमारी लर्निंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। जो चीज़ हमें नहीं आ रही होती समहाउ, अगर किसी और पार्टिसिपेंट को वो चीज़ आती है तो सो इट्स अ वे टू लर्न। एनी पार्टिसिपेंट अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो काइंडली ज़रूर कीजिए। ये ऐड करना चाहूँगी कि कुछ कैंडिडेट्स जब मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो वो जूम के अकाउंट में लिंक वो लॉगिन नहीं होते। तो ऐसे में जब हम कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो जो हमारे मोबाइल का नेम होता है तो मीटिंग में वो शो होता है। लेकिन अगर आप जब आप लोग लॉगिन करके फिर मीटिंग को ज्वाइन करेंगे तभी आपका रियल जो है नेम वो शो होगा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम, तो इसीलिए हर मीटिंग में ये एक ऐसा कैंडिडेट लाजमी होता है जिसे हम कहते हैं कि वो अपना नेम जो है वो चेंज कर ले। तो इसके पीछे ये रीज़न है। थैंक यू सो मच मैम। कल फ्राइडे, और जैसा कि आप सबको पता है कि फ्राइडे के दिन हमारी प्रेजेंटेशन दी होती है, और जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स जो उसको समझ आया हो, मतलब अगर वो लीड कोड का कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करना चाहे या डाटा स्ट्रक्चर का कोई टॉपिक प्रेजेंट करना चाहे, जितना भी तक हमने पढ़ा है या आगे भी अगर कोई कुछ जो प्रेजेंट करना चाहता है तो प्रेजेंट कर सकता है। तो आप में से जो कोई भी कल प्रेजेंट करना चाहता है तो आप स्लैक पे जो गूगल शीट बनी हुई है उसमें काइंडली अपना नेम और जो टॉपिक या जो प्रॉब्लम प्रेजेंट करना चाहते हो आप सब उसको फिल कर दीजिएगा। यह भी आप कह सकते हो कि सर मैं ये प्रेजेंट करूँगी एंड सो ऑन। और प्रेजेंटेशन लाजमी होती है हमारी, क्योंकि इससे मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो लाजमी तौर पर आप काइंडली कल प्रेजेंट कर लीजिएगा।